तो आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कैसी चल रही है? चलिए आज 14 दिसंबर 2025 की पहली शिफ्ट के पेपर को जरा खोल कर देखते हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आगे क्या करना है और दूसरों से एक कदम आगे कैसे रहना है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस एनालिसिस में उतरते हैं। देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा था, कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा जरूरी थे और हाँ, आने वाले एग्जाम्स में हमें क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। ये सेक्शन तो हमेशा ही एक सरप्राइज पैकेज होता है ना? तो देखते हैं इस बार पिटारे से क्या निकला। तो एक सवाल सीधा सीधा राष्ट्रीय सम्मानों से था। सवाल यह था कि 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? कोई अंदाजा? अगर मन में 149 आया है तो बिल्कुल सही, लेकिन कहानी सिर्फ इस नंबर पे खत्म नहीं होती। यह देखने वाली बात यह है कि पद्मश्री पुरस्कारों की संख्या देखिए, पद्म विभूषण और पद्म भूषण के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि अब फोकस उन गुमनाम हीरोज पर है जो जमीनी स्तर पर चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। मतलब अपॉइंटमेंट से लेकर इंटरनेशनल डील्स तक करंट अफेयर्स में सब कुछ कवर किया गया था। तो साफ है आगे जिनकी भी परीक्षा है उन्हें हर बड़ी खबर पर अपनी नजर बनाए रखनी होगी। चलिए अब जरा साइंस की तरफ चलते हैं। बायोलॉजी में सवाल सीधे जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी सेल्स से पूछे गए थे। अब ये एक बहुत ही बेसिक बायोलॉजी का सवाल है, लेकिन हैरानी की बात है कि अक्सर लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का ये फर्क भूल जाते हैं। क्या है वो फर्क? सारा खेल है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति का। सीधी सी बात है, प्लांट सेल्स में ये होती है, एनिमल सेल्स में नहीं। बस इतना ही। यही एक्स्ट्रा लेयर पौधों को वो मजबूती और सुरक्षा देती है। गोल्जी उपकरण को ना सेल का पोस्ट ऑफिस समझिए। इसका काम है प्रोटीन और लिपिड्स को सॉर्ट करना, पैक करना और फिर सही पते पर भेजना। अगर ये ना हो तो सेल के अंदर तो भाई पूरा कबाड़ा हो जाएगा। अब आते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पर। यहाँ पर सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलता, यहाँ तो कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ते हैं। तो फिजिक्स लवर्स के लिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आई थी। सवाल था कि अगर 5 कूलोम के चार्ज को मूव करने में 100 जूल का काम होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सुनने में शायद मुश्किल लगे पर है नहीं। इसका सॉल्यूशन तो बस 3 स्टेप का खेल है। पहला, फॉर्मूला याद करो, V = W/Q। दूसरा, वैल्यूज डालो, 100 जूल बटे 5 कूलोम। और तीसरा, सॉल्व कर दो, जवाब आ गया 20 वोल्ट्स। सिंपल। पीएच स्केल पर भी एक सवाल था। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है 7 मतलब न्यूट्रल जैसे सादा पानी, 7 से नीचे गया तो एसिडिक जैसे नींबू का रस, और 7 से ऊपर गया तो बेसिक या कह ले एल्कलाइन जैसे बेकिंग सोडा। अच्छा, कभी सोचा है कि चिप्स के पैकेट में इतनी हवा क्यों भरी होती है? वो असल में हवा नहीं, नाइट्रोजन गैस होती है। ये एक इनर्ट गैस है, मतलब ये रिएक्ट नहीं करती। ये ऑक्सीजन को बाहर रखती है जिससे चिप्स सीलते नहीं और क्रिस्पी बने रहते हैं। और आखिर में एक क्लासिक सवाल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब सीधा सा है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप न तो मास बना सकते हैं ना ही उसे खत्म कर सकते हैं, बस उसका रूप बदल सकते हैं। तो इस पूरे पेपर को देखने के बाद हमने क्या सीखा? चलिए अब सब कुछ समेटते हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए एक बढ़िया सा गेम प्लान बनाते हैं। पैटर्न अब बिल्कुल साफ है। नेशनल अवार्ड्स, इंटरनेशनल मामले और साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर फोकस है। तो जिनका एग्जाम 15 दिसंबर को है उनके लिए ये टॉपिक्स बहुत जरूरी हो जाते हैं। इन एरियाज को और मजबूत करने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि क्या डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ेगा? देखिए, ये एनालिसिस सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, ये एक्शन लेने के लिए है। अब जब पैटर्न और जरूरी टॉपिक्स साफ हो गए हैं तो सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जाएगा। तो हमारे पास जो ये स्रोत है, ये 14 दिसंबर 2025 को हुई रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के पहले शिफ्ट के विश्लेषण से हैं। अब देखिए, पहले नजर में तो ये सिर्फ एक परीक्षा के सवाल जवाब लगते हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन असल में ये आज के भारत का एक एक्सरे जैसा है। मतलब ये हमें बताता है कि एक पढ़े लिखे नागरिक से क्या जानने की उम्मीद की जा रही है, चाहे वो रेलवे में नौकरी के लिए ही क्यों ना हो। एकदम सही। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ इन तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि इस पूरे ब्लूप्रिंट को डिकोड करना है। ये समझना है कि 2025 में सामान्य ज्ञान का मतलब आखिर है क्या।
तो चलिए शुरुआत करते हैं पुरस्कारों से। इन स्रोतों में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का जिक्र है 2025 का। 4 खिलाड़ियों को दिया गया। हाँ। निशानेबाजी में मनु भाकर, शतरंज में डी गुकेश, हॉकी में हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलेटिक्स में प्रवीण कुमार। ये सिर्फ नाम नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नाम उस साल के मतलब 2025 के खेल के दुनिया के ट्रेंड्स को दिखाते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, मनु भाकर का पुरस्कार बताता है कि भारत निशानेबाजी में एक ग्लोबल पावर बना हुआ है। डी गुकेश, वो तो ये दिखाता है कि हम विश्वनाथन आनंद की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। युवा ग्रैंड मास्टर्स की एक नई पीढ़ी। हाँ, और हरमनप्रीत सिंह का हॉकी में सम्मान मिलना यह हमारे राष्ट्रीय खेल के पुनरुत्थान का प्रतीक है। और प्रवीण कुमार वो इस बात पर मोहर लगाते हैं कि भारत में पैरा खेलों को अब मुख्य धारा में पहचान मिल रही है। मतलब ये सिर्फ 4 विजेताओं की सूची नहीं, बल्कि 4 उभरते हुए क्षेत्रों का सम्मान है। एकदम सही। और ये सिर्फ खेल तक ही सीमित नहीं है। पद्म पुरस्कारों की सूची तो और भी लंबी है। कुल 139 लोगों को सम्मान मिला है। हाँ, 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। लेकिन इन आंकड़ों के अलावा क्या इसमें कोई गहरा पैटर्न भी है? हाँ, बिल्कुल है। जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि विजेताओं में 23 महिलाएं, 10 विदेशी या NRI और 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता शामिल थे। अच्छा। ये दिखाता है कि राष्ट्र के लिए योगदान की परिभाषा वो अब कितनी बदल गई है। हाँ। सम्मान अब सिर्फ पारंपरिक क्षेत्रों के लिए नहीं है, बल्कि समाज के हर कोने से आ रहे योगदान को पहचाना जा रहा है। और जब किसी विदेशी को पद्म पुरस्कार मिलता है तो वो भारत की सॉफ्ट पावर का प्रतीक है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भारत अपने उन दोस्तों को भी नहीं भूलता जिन्होंने दुनिया में भारत की छवि को बेहतर बनाया है। दिलचस्प है। अच्छा, जब हम सीमाओं की बात कर ही रहे तो चलिए देखते हैं कि भारत अपनी रणनीतिक साझेदारी को कैसे मजबूत कर रहा है। अजय वॉरियर 2025 नाम के एक सैन्य अभ्यास का जिक्र है। हाँ, ये भारत और यूके के बीच राजस्थान में हुआ 8वां अभ्यास था। इसमें भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट और ब्रिटिश सेना की रॉयल गोरखा राइफल्स ने हिस्सा लिया था। सही। और ये सिर्फ एक रूटीन अभ्यास नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य था आतंकवाद विरोधी अभियानों में एक दूसरे के तौर तरीकों को समझना। मतलब भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी। हाँ, क्योंकि आज की दुनिया में लड़ाइयाँ पारंपरिक नहीं रहीं, तो भारत अपने पुराने सहयोगियों के साथ मिलकर तैयारी कर रहा है। तो एक तरफ तो भारत पश्चिम में यूके जैसे सहयोगियों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है, लेकिन हमारे पड़ोस में दूसरे गठबंधन भी बन रहे हैं। इन स्रोतों में रूस और ईरान की एक बड़ी संधि का जिक्र है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भू राजनीतिक घटना है। अच्छा। जनवरी 2025 में इन दोनों देशों ने 20 साल के लिए एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। 20 साल के लिए? हाँ, और ये कोई मामूली व्यापार समझौता नहीं है। ये राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सबसे महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए है। तो असल में ये है क्या? असल में ये पश्चिमी प्रभाव को संतुलित करने के लिए एक यूरेशियन आर्थिक और सैन्य गलियारा बनाने की कोशिश है। इसका असर अगले 2 दशकों तक दुनिया के शक्ति संतुलन पर पड़ेगा। इसी वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत अपने एक और जरूरी क्षेत्र अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी बदलाव कर रहा है। 14 जनवरी 2025 को इसरो को एक नया अध्यक्ष मिला, डॉक्टर वी नारायणन। एस सोमनाथ की जगह पर। तो क्या ये सिर्फ एक नियमित बदलाव है या इसकी कुछ गहरे मायने हैं? नहीं, ये महज एक कार्मिक बदलाव से कहीं ज्यादा है। ये एक रणनीतिक दिशा का संकेत देता है। कैसे? डॉक्टर नारायणन क्रायोजेनिक्स के विशेषज्ञ हैं। ये वो तकनीक है जो रॉकेट के ऊपरी चरणों में इस्तेमाल होती है। अच्छा। तो उनकी विशेषज्ञता सीधे तौर पर भारत के भविष्य के बड़े मिशनों से जुड़ी है, जैसे गगनयान के बाद गहरे अंतरिक्ष में खोज या और भी भारी सैटेलाइट लॉन्च करना। मतलब अब भारत अंतरिक्ष में सिर्फ एक सफल खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक प्रमुख शक्ति बनने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल। वैश्विक मंच पर भारत की छवि से जुड़ी एक और रिपोर्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। इसमें भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है। ये रैंकिंग सुनने में तो बहुत अच्छी नहीं लगती। लेकिन इन सूचकांकों का जमीनी हकीकत पर असर होता है। वो कैसे? देखिए, भले ही ये धारणा पर आधारित हो, लेकिन दुनिया भर के निवेशक इन्हीं आंकड़ों को देखकर किसी देश में निवेश करने का फैसला करते हैं। बेहतर रैंकिंग का मतलब ज्यादा विदेशी निवेश। सही। तो 96वां स्थान हमें एक आईना दिखाता है कि भले ही हमने सुधार किए हों, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। और एक आखिरी तारीख
26 जून 2025 जब संयुक्त राष्ट्र ने अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया। 80 साल, एक लंबा समय है। तो आज जब रूस, ईरान जैसे नए गठबंधन बन रहे हैं, तो क्या यूएन जैसी संस्था उतनी ही प्रासंगिक है? ये आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, यूएन की स्थापना एक अलग दुनिया में हुई थी। आज की दुनिया में इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये आज भी दुनिया का एकमात्र ऐसा मंच है जहां लगभग सभी देश एक साथ बैठकर बात कर सकते हैं। सही। जलवायु परिवर्तन, महामारी, इन जैसी समस्याओं से कोई एक देश अकेले नहीं लड़ सकता। तो चुनौतियां बढ़ गई हैं, लेकिन जरूरत शायद पहले से कई ज्यादा है। तो भू राजनीति से निकलकर चलिए अब उस सूक्ष्म दुनिया में उतरते हैं जो हमारे अंदर है। विज्ञान के खंड के सवाल बहुत दिलचस्प हैं। हाँ, ये सिर्फ रटने वाले सवाल नहीं है। पहला ही सवाल, कोशिका का पोस्ट ऑफिस किसे कहा जाता है? ये उपमा ही कितनी शानदार है। और इसका जवाब है गोल्गी एपरेटस। और ये उपमा एकदम सटीक है, क्योंकि ये सच में एक पोस्ट ऑफिस की तरह ही काम करता है। मतलब कोशिका के अंदर प्रोटीन और लिपिड बनते हैं। गोल्गी एपरेटस उन्हें छांटता है, उन पर एक पता लगाता है, उन्हें पैक करता है और फिर सही मंजिल तक पहुंचाता है। वाह, ये तो कोशिका का पूरा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क हो गया। बिल्कुल। हमारे शरीर की हर एक कोशिका के अंदर इतना जटिल सिस्टम काम कर रहा है। और फिर एक और बुनियादी सवाल है, पौधे और पशु कोशिकाओं में क्या अंतर है? मुख्य अंतर है एक दीवार का सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। अच्छा। पशु कोशिकाओं में सिर्फ एक पतली झिल्ली होती है, लेकिन पौधों की कोशिकाओं में उस झिल्ली के बाहर सेल्यूलोज की बनी एक मजबूत दीवार होती है। यही दीवार उन्हें उनका आकार और कठोरता देती है। मतलब सिर्फ एक अतिरिक्त दीवार की मौजूदगी ही एक पेड़ और एक शेर के बीच के सारे अंतरों की जड़ है। एक स्थिर है, दूसरा गतिशील। यही तो जीव विज्ञान की खूबसूरती है। अब भौतिकी के क्लासिक नियम पर आते हैं। ओम का नियम, V = IR, ये तो हम सबने पढ़ा है। हाँ। लेकिन सवाल यह है कि ये नियम कब लागू होता है? हाँ, ये कब वाला हिस्सा ही अक्सर हम भूल जाते हैं। और यहीं पर अवधारणा की समझ काम आती है। ओम का नियम कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है। अच्छा। ये एक आदर्श स्थिति का नियम है जो तभी काम करता है जब तार का तापमान और दूसरी भौतिक अवस्थाएं स्थिर हों। कोई उदाहरण? हाँ, पुराने जमाने का पीला वाला बल्ब, उसका फिलामेंट एक नॉन ओमिक डिवाइस है। जैसे ही उसमें से करंट गुजरता है, वो हजारों डिग्री तक गर्म हो जाता है। और उसका प्रतिरोध बदल जाता है? बिल्कुल, उसका प्रतिरोध आसमान छूने लगता है और V = IR का सीधा साधा रिश्ता टूट जाता है। तो ओम का नियम एक आदर्श स्थिति है, असल दुनिया ज्यादा पेचीदा है। और ऊर्जा से जुड़ा एक और सूत्र है स्थितिज ऊर्जा का, PE = mgh। यहाँ h यानी ऊंचाई का क्या मतलब है? ऊंचाई कहाँ से नापी जाती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में ऊंचाई हमेशा एक संदर्भ बिंदु, एक रेफरेंस लेवल से मापी जाती है। और वो रेफरेंस लेवल क्या है? भौतिकी में सुविधा के लिए हम सबने मान लिया है कि पृथ्वी की सतह हमारा शून्य स्तर है। इसलिए जब कोई वस्तु जमीन पर रखी होती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। तो ये एक तरह का समझौता है। हम चाहें तो माउंट एवरेस्ट की चोटी को भी शून्य मान सकते हैं। बिल्कुल सही। भौतिकी के नियम तब भी काम करेंगे, बस गणित बहुत जटिल हो जाएगा। इसीलिए हम सबसे आसान रास्ता चुनते हैं। ठीक है। और इसी तरह का एक और सूत्र है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण G का, G = gmr²। हाँ, ये सूत्र बताता है कि क्यों चांद पर अंतरिक्ष यात्री इतनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। क्योंकि चांद का द्रव्यमान m और उसकी त्रिज्या r पृथ्वी से बहुत कम है। एकदम सही। इसलिए वहां G का मान भी पृथ्वी का लगभग छठा हिस्सा है। आपका वजन कम नहीं होता, आपका द्रव्यमान उतना ही रहता है। बस चांद आपको कम ताकत से खींचता है। बिल्कुल, ये कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ इस सूत्र का गणित है। अब रसायन विज्ञान पर आते हैं और उस सवाल पर जो हम सब के मन में कभी न कभी आया है, चिप्स के पैकेट में इतनी हवा क्यों होती है? पहली बात तो ये कि वो हवा नहीं, नाइट्रोजन गैस होती है। अच्छा। अगर पैकेट में सामान्य हवा भरी जाए जिसमें ऑक्सीजन होती है, तो वो चिप्स में मौजूद तेल के साथ प्रतिक्रिया करके उसे बासी बना देगी। उस प्रक्रिया को रैंसिडिटी कहते हैं। हाँ। है ना? स्वाद और गंध दोनों खराब हो जाते हैं। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, वो किसी से प्रतिक्रिया नहीं करती। वो ऑक्सीजन को बाहर रखती है और चिप्स को ताजा और कुरकुरा बनाए रखती है। तो अगली बार जब कोई पैकेट में हवा की शिकायत करे तो मैं कह सकती हूँ कि वे असल में भोजन को संरक्षित रखने वाली एक शानदार तकनीक खरीद रहे हैं। हाँ, बिल्कुल।
और रसायन विज्ञान से ही जुड़ा एक और सवाल, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? यह अपघटन अभिक्रिया का एक क्लासिक उदाहरण है। मतलब एक यौगिक टूटकर दो या ज्यादा सरल पदार्थों में बदल जाता है। और वो क्या है? गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। और इसे ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक अभिक्रिया भी कहा गया है। इसका क्या मतलब हुआ? एंडो का मतलब है अंदर। मतलब इस अभिक्रिया को होने के लिए ऊष्मा को अंदर सोखने की जरूरत होती है। जब हम कहते हैं कि हम उसे गर्म कर रहे हैं तो हम असल में उसे वो ऊर्जा दे रहे हैं जो उसे टूटने के लिए चाहिए। ठीक है, समझ गई। तो हमने वैश्विक राजनीति और भौतिकी के नियमों को समझ लिया, लेकिन हम इस ज्ञान का इस्तेमाल एक बेहतर समाज बनाने के लिए कैसे करते हैं? और परीक्षा का आखिरी हिस्सा इसी पर केंद्रित है, विकास, प्रौद्योगिकी और कानून। हाँ, एक सवाल सतत विकास लक्ष्यों मतलब SDG से जुड़ा था। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन किस SDG से संबंधित है? ये SDG 12 से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य है जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। तो जब ये सवाल एक परीक्षा में आता है तो ये असल में पूछ रहा है, क्या आप समझते हैं कि जिस चिप्स के पैकेट के बारे में हमने अभी बात की वो खाली होने के बाद एक बहुत बड़ी वैश्विक चुनौती का हिस्सा बन जाता है? बिल्कुल सही। ये हमारे रोजमर्रा के विकल्पों को एक बड़ी तस्वीर से जोड़ता है। और इसी तरह प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिल्ली मेट्रो और IIT दिल्ली के बीच एक साझेदारी का सवाल था। हाँ, और ये सिर्फ सुरंग बनाने के बारे में नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे एक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली अब एक टेक कंपनी की तरह सोच रही है। दिलचस्प है। मतलब अब मेट्रो का काम सिर्फ ट्रेनें चलाना नहीं रहा। नहीं, बल्कि भविष्य के शहरों के लिए समाधान खोजना भी है। वही दिमाग जो भारत के अगले सैटेलाइट को डिजाइन कर रहे हैं, वे अब ये पता लगाने में भी मदद कर सकते हैं कि आपकी रोज की मेट्रो यात्रा को 5 मिनट तेज कैसे बनाया जाए। वाह! और अंत में कानून के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। हाँ, जिसने न्यायिक सेवाओं में भर्ती के नियम बदल दिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। क्या है ये फैसला? इसके अनुसार अब जज बनने के लिए वकील के तौर पर कम से कम 3 साल का अनुभव अनिवार्य कर दिया गया है। अच्छा, तो अब नए लॉ ग्रेजुएट सीधे जज नहीं बन सकते? नहीं, इसका मुख्य तर्क ये है कि जो जज बन रहे हैं उनके पास कोर्ट रूम का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं। मैं इसका तर्क समझ सकती हूँ, लेकिन क्या इससे एक नई समस्या पैदा नहीं हो सकती? जैसे उन प्रतिभाशाली छात्रों का क्या होगा जो कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं और जो एक स्थिर नौकरी के लिए 3 साल तक इंतजार नहीं कर सकते? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और इस फैसले के इर्द गिर्द चल रही बहस का ये एक अहम हिस्सा है। एक तरफ गुणवत्ता और अनुभव बढ़ाने का इरादा है, तो दूसरी तरफ ये सुनिश्चित करने की चुनौती है कि न्यायपालिका का दरवाजा समाज के हर वर्ग के लिए खुला रहे। इस संतुलन को साधना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो आज हमने राष्ट्रीय पुरस्कारों और वैश्विक राजनीति से लेकर एक कोशिका के कामकाज और न्यायपालिका के नियमों तक की यात्रा की, और ये सब एक रेलवे परीक्षा के विश्लेषण से निकला। हाँ, ये सिर्फ तथ्यों की सूची नहीं थी। ये 2025 में जागरूक होने का मतलब क्या है, इसकी एक झलक थी। और इसमें एक स्पष्ट पैटर्न है। सवाल केवल क्या के बारे में नहीं थे, बल्कि क्यों और कैसे के बारे में थे। बिल्कुल। ओम का नियम क्या है ये नहीं पूछा गया, ये कब काम करता है ये पूछा गया। ये रटने पर नहीं बल्कि अवधारणाओं को समझने पर जोर देता है। और यहाँ एक अंतिम विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या? ये सारी सामग्री एक रेलवे भर्ती परीक्षा से ली गई है। सोचिए, अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, कोशिका जीव विज्ञान, सतत विकास। यह हमें बताता है कि आज समाज में हर भूमिका में लोगों से किस तरह के ज्ञान और जागरूकता की उम्मीद की जाती है। बुनियादी ज्ञान की परिभाषा पूरी तरह बदल रही है। ये अब कुछ तारीखें या राजधानियों के नाम जानना नहीं है, नहीं, बल्कि ये समझना है कि हमारे चारों ओर की जटिल परस्पर जुड़ी हुई दुनिया कैसे काम करती है। और असली सवाल ये है, क्या हम सब इस नई परिभाषा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं?